हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं कि आप सभी अपने घरों में सुरक्षित होंगे। मैं सुनील वर्मा मिशन कैरियर के एकेडमिक प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है कि कोविड-19 के चक्कर में ऑफलाइन क्लासेस हम ले नहीं पा रहे हैं, तो मैंने और मेरी टीम ने डिसाइड करा कि हम ऑनलाइन क्लासेस पे आ जाएं। तो मैं आज से अपना केमिस्ट्री का लेक्चर स्टार्ट करने जा रहा हूं। पहले हम +1 केमिस्ट्री स्टार्ट कर रहे हैं। जो हमारा जो फर्स्ट टॉपिक होगा वो क्या है, फर्स्ट चैप्टर है सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। अब केमिस्ट्री को स्टार्ट करने से पहले हम ये देख लेते हैं कि केमिस्ट्री है क्या। केमिस्ट्री एक तरह की साइंस है। जनरली साइंस की 3 ब्रांचेस हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। ठीक है, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। अब केमिस्ट्री क्या है, ब्रांच ऑफ साइंस जो क्या स्टडी करती है, मैटर को। और मैटर भी क्या स्टडी करेगी, कंपोजिशन, प्रॉपर्टीज एंड इट्स इंटरेक्शन। ठीक है, तो केमिस्ट्री क्या हो गई, केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस, केमिस्ट्री इज द branch of science that study composition, properties and interaction of matter, interaction of matter। ठीक है, केमिस्ट्री डेफिनेशन पता चल गई। केमिस्ट्री क्या है, जो ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद स्टडी ऑफ मैटर, और मैटर में क्या स्टडी करेंगे, कंपोजिशन, प्रॉपर्टीज एंड इट्स इंटरेक्शन। अब केमिस्ट्री का यूज क्या है, हम केमिस्ट्री क्यों स्टडी करें, केमिस्ट्री का इंपॉर्टेंस क्या है। केमिस्ट्री का इंपॉर्टेंस हमारे डे टू डे लाइफ में बहुत ज्यादा है। आप अपने घर से ले लीजिए या आप एक बड़ी कंपनी में चले जाइए, यहाँ से सुई से लेकर मतलब जहाज तक मैं कहना चाह रहा हूँ कि मतलब छोटे छोटे काम और बड़े से बड़े काम में हमारे केमिस्ट्री इन्वॉल्वमेंट है। ठीक है, केमिस्ट्री की इंपॉर्टेंस ऐसी हुई जैसे कि डिफरेंट सेक्टर में केमिस्ट्री की इंपॉर्टेंस देखते हैं थोड़े थोड़े एग्जांपल से। आप सुन लीजिए, इसको नोट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। जैसे एग्रीकल्चर सेक्टर में क्या रहेगा कि जो हमारी जो पहले जब हमारी जो यूरिया फर्टिलाइजर्स जब डेवलप नहीं हो पाई थी, तो उससे पहले जो हमारे फार्मर्स थे वो करते थे, वो काउडंग मैन्योर यूज कर रहे थे, मतलब जो गोबरी खाद यूज कर रहे थे। उससे क्या था, जो उनकी जो फील्ड के अंदर जो उनकी प्रोडक्शन थी वो इतनी नहीं थी। ठीक है, अब जब से फर्टिलाइजर्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स, वीडियो फर्टिलाइजर्स ये डेवलप की गई साइंटिस्ट कम्युनिटी की हेल्प से, तो जो हमारी जो क्रॉप प्रोडक्शन है जो वो कई गुना बढ़ गई है। ठीक है, इसके अलावा हमारी जो मेडिसिन में देख लीजिए, जो हमारी फार्मा कंपनीज हैं वो चली रही है केमिकल्स के बेस पे, और डिफरेंट केमिकल्स के से डिफरेंट मेडिसिन बना रहे हैं। मतलब कोई साल्ट से कोई मेडिसिन बना दी, दूसरी साल्ट से कोई मेडिसिन बना दी, और इन मेडिसिन का यूज भी बहुत ज्यादा है। जैसे हम देखेंगे सिस्प्लास्टिन है, सिस्प्लास्टिन एंड टैक्सोल, सिस्प्लास्टिन एंड टैक्सोल, ये क्या है, एंटी कैंसर ड्रग्स है, एंटी कैंसर ड्रग। ठीक है, इसके अलावा एजेटी, एजिटोथाइमिडीन, ये किसके लिए, कौन से के लिए यूज होती है, एड्स पेशेंट्स के लिए यूज होती है, एड्स पेशेंट्स के लिए। ठीक है, ये 2-3 है। कभी कभी आपसे 1 नंबर वाले पूछ लेगा या जनरल नॉलेज के उसमें पूछ लेगा, सिस्प्लास्टिन टैक्सोल कैसे में यूज होती है, एंटी कैंसर, और जो एजेटी है वो किस लिए, एड्स पेशेंट के लिए यूज होती है। ठीक है, ये हमने देखा कि फूड में, मेडिसिन में। इसका अब देखते हैं हमारा ट्रांसपोर्ट में। अब ट्रांसपोर्ट में कोई भी वे ऑफ ट्रांसपोर्ट हो गया, चाहे वो रोड पे हो गया, एयर में हो गया या समुद्र में हो गया, मतलब हमारे पास 3 वे ऑफ ट्रांसपोर्ट है कि या तो लैंड, एयर और वाटर। अब इसमें जो भी व्हीकल चलते हैं उनमें हम क्या केमिकल्स ही यूज कर रहे हैं। जैसे केमिकल कैसे हो गया, जैसे हम रोड पे जो चल रहे हैं, तो जैसे हमारी कार, मोटरसाइकिल, इनमें क्या यूज कर रहे हैं हम, हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ही हैं। ठीक है, जिसमें जैसे कि डीजल, पेट्रोल यूज कर रहे हैं। ऐसे सेम वे में हम एरोप्लेन में भी हम प्रोपेलेंट यूज कर रहे हैं, वो भी केमिकल कंपाउंड्स ही हैं। ऐसे ही सेम वे में हमारा शिप्स में वगैरह में भी, ठीक है, जिसमें हम डीजल वगैरह यूज कर रहे हैं, ऑयल यूज कर रहे हैं। ठीक है, ये हो गया। इसके अलावा हमारा सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर देख लीजिए, सीमेंट जो हम यूज कर रहे हैं, जो हमारी जो बिल्डिंग्स हमको स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रही है, वो वहां पे हो गया। इसके अलावा हम कहाँ कह सकते हैं, हमारा आर्मी में देख लीजिए, आर्मी में जितने भी बॉम्ब्स, ग्रेनेड्स हैं, वो क्या है, केमिकल कंपाउंड से मिलकर बनी हुई हैं। ठीक है, इसके अलावा जो न्यूक्लियर आर्टिलरी है हमारी, जैसे जो न्यूक्लियर कंपाउंड्स न्यूक्लियर जो जितनी भी रिएक्शंस है वो क्या है, केमिस्ट्री के बेस में ही है। ठीक है, केमिस्ट्री का यूज जो है हमारे बहुत वास्ट है।
आपको मेरा कोई भी एग्जांपल दीजिए, मैं आपको बताऊंगा केमिस्ट्री कैसे इसमें इन्वॉल्वमेंट है। आप ये मैसेज कर सकते हैं मेरे को, बाद में कभी भी कर दीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा कि कैसे केमिस्ट्री उससे रिलेटेड है। ठीक है, अब इतना देखने के बाद हमें पता चल रहा है कि केमिस्ट्री की इंपॉर्टेंस क्या है। केमिस्ट्री के यूज भी अच्छे हैं और ड्रॉबैक्स भी अच्छे हैं। जैसे जो मैंने न्यूक्लियर पावर का बात किया, तो ये ह्यूमैनिटी के लिए बहुत डिस्ट्रक्टिव है। ठीक है, मतलब इससे मास जीनोसाइड होता है। ठीक है, तो इसका जो केमिस्ट्री का यूज है वो हमारी थिंकिंग का डिपेंड कर रहा है कि हम उसको किस वे में यूज कर रहे हैं, कि इसको ह्यूमैनिटी की प्रगति के लिए यूज कर रहे हैं या इसको डिक्लाइन करने के लिए यूज कर रहे हैं। ठीक है, अब देखते हैं हम मैटर, अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। मैटर इसको रख कर देते हैं। मैटर, मैटर क्या है? एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड मास इज कॉल्ड मैटर। ठीक है, मैटर क्या हो गया? मैटर एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस and have mass is called matter। ठीक है, मैटर क्लासिफिकेशन क्या क्या है? मैटर क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। मैटर की दो तरह की क्लासिफिकेशन कर रखी है हमने, एक फिजिकल क्लासिफिकेशन और एक केमिकल। देखते हैं फिजिकल केमिकल। फिजिकल देखते हैं पहले। फिजिकल में क्या है हमारा? सॉलिड, लिक्विड और गैस। और केमिकल में क्या है? दो है, प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर। इसको हमने दोबारा अगेन डिवाइड करा है। प्योर सब्सटेंस में क्या देखेंगे हम? एलिमेंट्स, और यहां पे देखेंगे कंपाउंड्स। और मिक्सचर में क्या देखेंगे हम? होमोजीनियस मिक्सचर एंड हेट्रोजीनियस। ठीक है, क्लासिफिकेशन है। अब पहले आप फिजिकल क्लासिफिकेशन स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, फिजिकल में क्या क्या पढ़ेंगे? सॉलिड, लिक्विड और गैस। ये सब अपनी पुरानी क्लास में पढ़ चुके हमने। सॉलिड, लिक्विड, गैस डेफिनेशन क्या क्या होती है। ठीक है, सॉलिड मैं बता देता हूँ क्योंकि पिछली क्लास पढ़ चुके हैं, तो मैं बता देता हूँ ऐसे ही। तो सॉलिड क्या होते हैं? जिनमें डेफिनेट शेप और डेफिनेट वॉल्यूम होती है। ठीक है, जिनमें सॉलिड्स विच आर हैव डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम। जैसे डेस्क है, जो इसकी एक जैसे कोई भी ले लीजिए सॉलिड चीज, जैसे चेयर लीजिए, वुड की चेयर है, उसके डेफिनेट शेप है, डेफिनेट वॉल्यूम है। ठीक है, इसमें जो एक बात और बताएंगे इसमें कि जो सॉलिड है, इसके जो पार्टिकल्स के बीच में जो इंटरस्टिशियल स्पेस होता है वो बहुत ही कम होता है, जिसकी वजह से इसको डेफिनेट शेप मिलती है। ठीक है, सॉलिड्स क्या होगी? जिनके डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम। और लिक्विड क्या हो गया? विच हैव नाइदर डेफिनेट शेप हैव डेफिनेट वॉल्यूम। जिसके बाद डेफिनेट शेप नहीं होती बट डेफिनेट वॉल्यूम होती है। जैसे आप लिक्विड वाटर को ले लीजिए, वाटर को क्या है, किसी भी कंटेनर में डालेंगे उसकी शेप ले लेगा, बट उसकी वॉल्यूम हमेशा सेम ही रहती है। मतलब जितना वाटर है, मान लीजिए 5 लीटर वाटर है, आप इसको एक छोटी सी बाल्टी में डाल लीजिए, नंबर 5 लीटर की बाल्टी में डालिए तब भी उसकी वॉल्यूम 5 ही रहेगी। अगर आप उसको बड़े कंटेनर में डाल दें तब भी उसकी वॉल्यूम कितनी रहेगी? 5 ही रहेगी, क्योंकि है ही उतना। ठीक है, बस वो शेप ले लेता है दूसरी की। ठीक है, तो लिक्विड डेफिनेशन क्या हो गई? विच आर डेफिनेट, मतलब जिसके बाद डेफिनेट शेप नहीं होती बट डेफिनेट वॉल्यूम होती है। सेम में गैस क्या होगी? गैस विच आर नाइदर डेफिनेट शेप एंड नाइदर डेफिनेट वॉल्यूम। ठीक है, गैसेस जैसे हमारा अब इस रूम को ले लीजिए, इसमें क्या गैसेस हैं, इसकी सारी गैसेस को मैं कंटेनर में रख दूं तो वो उसकी शेप में आ जाएगी। वॉल्यूम क्या है? उसकी अकॉर्डिंग हो जाएगी, मतलब जितना स्पेस है उसको उसकी वॉल्यूम उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट हो जाती है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि इसकी नाइदर डेफिनेट शेप और नाइदर डेफिनेट वॉल्यूम। ठीक है, विजुअल क्लासिफिकेशन आप 9th से पढ़ते आ रहे हैं, आई थिंक इसमें आपको कोई डाउट नहीं होगा। हम देखते हैं केमिकल क्लासिफिकेशन। ठीक है, केमिकल क्लासिफिकेशन, केमिकल में पहले देखते हैं प्योर सब्सटेंस। अब प्योर सब्सटेंस क्या होता है? कि जो मटेरियल जो एक ही चीज से बना होता है, कि कोई मटेरियल जो एक ही चीज से बना होगा, मतलब जिसमें एक ही तरह के पार्टिकल्स होंगे, वो क्या होगा? प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस substance in which or made up of only one kind of particles, मतलब जिसमें एक ही तरह के
चीजों से बना हो, इस तरह की चीज होगी, इसको हम देखेंगे क्या है प्योर सब्सटेंस। अब प्योर सब्सटेंस में दो बातें पढ़ी थी हमने। प्योर सब्सटेंस दो पार्ट हैं, एक है एलिमेंट्स, दूसरा है कंपाउंड। कंपाउंड को रहने देते हैं, पहले एलिमेंट करते हैं। एलिमेंट्स, एलिमेंट क्या है? इट इज ए प्योर सब्सटेंस, which consist of only one type of particles, और ये पार्टिकल्स क्या हो सकते हैं? पार्टिकल्स क्या हो सकते हैं? एटम्स और मॉलिक्यूल्स। ठीक है, एलिमेंट्स क्या हो गया? कोर सब्सटेंस विच कंसिस्ट ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ पार्टिकल्स, और ये पार्टिकल्स क्या हो सकते हैं? एटम और मॉलिक्यूल्स। ठीक है, अब एलिमेंट्स की हमारे पीरियोडिक टेबल्स में आपने देखा होगा कि हमारे पास पुरानी उसके बुक में लिखे आप 114 एलिमेंट्स हैं। ठीक है, बट विकिपीडिया के अकॉर्डिंग हमारे पास इस टाइम 118 एलिमेंट है, जिनमें आई थिंक 94 हैं जो नेचुरली अकरिंग है, नेचुरल रिसोर्स है जिनका, और रिमेनिंग हमने लैब्स में बनाए, रिमेनिंग इन लेबोरेटरी में बनाए हमने। ठीक है, हमारे पास पुराने बुक्स के अकॉर्डिंग 114 एलिमेंट बता रहा है, बट विकिपीडिया के अकॉर्डिंग जो करंट एलिमेंट है हमारे पास जो डिस्कवर्ड है 118, उनमें 94 हमारे नेचुरल रिसोर्सेज है, रिमेनिंग हमने लेबोरेटरी बनाए हैं। ठीक है, अब एलिमेंट्स की क्लासिफिकेशन देखते हैं कि एलिमेंट्स कितनी तरह के हैं। हमारे तीन की फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग हमारे पास एलिमेंट्स तीन तरह के हैं। एलिमेंट्स तीन तरह के हमारे पास, मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। मेटल्स तीन तरह के हैं हमारे पास, मेटल्स। अब मेटल्स, नॉन मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स, ये आप पढ़ चुके हैं, रिकॉल करवा देते हैं। मेटल्स मतलब जिनमें विच रिफ्लेक्ट द लाइट हैव लस्टर प्रॉपर्टीज, ठीक है, और रिफ्लेक्ट कर देते हैं, विच आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, जो जनरली सॉलिड होती है रूम टेम्परेचर पे, बट एक्सेप्शन है हमारा मरकरी जो लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे, ये क्या होगी? मेटल्स। ठीक है, मतलब जिनमें क्या है, जो लाइट रिफ्लेक्ट कर देती हैं, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, और जनरली सॉलिड होती है रूम टेम्परेचर पे। एक्सेप्शन है, साइंस एक्सेप्शन हर जगह रहती है, इसमें भी है कि जो सॉलिड होती है जनरली मेटल रूम टेम्परेचर पर, लिक्विड कौन सी होगी? मरकरी। इससे एग्जांपल क्या होगी मेटल में? जैसे गोल्ड, सिल्वर, एल्यूमिनियम, कॉपर, ये क्या है? मेटल्स एग्जांपल है। नॉन मेटल्स पढ़ रहे थे, नॉन मेटल्स में क्या देंगे आप? मतलब जैसे मेटल्स में हमने देखा, मेटल्स समझ में आ गया होगा। नॉन मेटल्स देखते हैं कि नॉन मेटल्स कौन से होंगे? जो लाइट को रिफ्लेक्ट नहीं करते, ठीक है, जिनमें लस्टर प्रॉपर्टीज नहीं होती, जो बैड कंडक्टर ऑफ हीट इलेक्ट्रिसिटी। इसमें एक्सेप्शन हमारे पास जो ग्रेफाइट है, ग्रेफाइट एक नॉन मेटल है बट ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, और इनमें मैलेबिलिटी डक्टिबिलिटी प्रॉपर्टी नहीं होती, अनलाइक मेटल जिसको मैलेबिलिटी डक्टिबिलिटी प्रॉपर्टी होती है। मैलेबिलिटी मतलब थोड़ी सी पीट कर उनको चादर बना देती है, और डक्टाइल मतलब उनकी लंबी वायर से बना लेते हैं, जो मेटल्स की प्रॉपर्टीज में आता है। ठीक है, ये बताना भूल गया था मैंने, नॉन मेटल्स में बता दिया। ठीक है, और जो नॉन मेटल्स होती हैं ये तीनों स्टेट में एग्जिस्ट करती हैं। ठीक है, जैसे सल्फर, फास्फोरस, ये क्या हो गई? सॉलिड में हो गई। ठीक है, फास्फोरस लाइक सॉलिड, लिक्विड होगी ब्रोमीन, और जो गैसेस होगी वो ऑक्सीजन, क्लोरीन, हेलोजन्स, ये सब क्या होगी? गैसेस में होगी। ठीक है, और जो मेटलॉइड्स के होंगे, मेटलॉइड्स वो होंगे जिनमें मेटल और नॉन मेटल्स दोनों की प्रॉपर्टीज होगी, जैसे आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। ठीक है, आई थिंक एलिमेंट्स की जो तीन फॉर्म्स हैं, मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स, इनमें आपको कोई डाउट नहीं आना चाहिए, ये आप 9th से पढ़ते आ रहे हैं, मैंने रिकॉल करवा दी है। ठीक है, अब आप देखते हैं कंपाउंड्स। कंपाउंड क्या है? कंपाउंड भी एक तरह से प्योर सब्सटेंस है। कंपाउंड देखते हैं, जैसे एलिमेंट में आपने देखा कि एलिमेंट एक प्योर सब्सटेंस है जो एक तरह की तरह आर्टिकल से मिलकर बना होता है, वो एटम या मॉलिक्यूल्स होते हैं, आर्टिकल्स या पार्टिकल्स। सॉरी, पार्टिकल दो तरह से, मतलब एलिमेंट्स क्या पढ़ा हमने कि जो एक ही तरह के पार्टिकल से मिलकर बना होता है, वो पार्टिकल क्या हो सकते हैं? एटम या मॉलिक्यूल्स। और कंपाउंड के केस में हो क्या होगा? अब एलिमेंट्स में क्या था? एक ही तरह के पार्टिकल्स थे, अब ये एक तरह के पार्टिकल्स और दूसरी तरह के पार्टिकल कंबाइन करके जो चीज बनाएंगे उसे क्या बोलेंगे? हम कंपाउंड। बस शर्त क्या रहेगी कि जो ये
पार्टिकल्स हैं जो कंबाइन करते हैं एक फिक्स्ड रेशो में, फिक्स्ड रेशो बाय मास में कंबाइन करते हैं। तो कंबाइंड की डेफिनेशन क्या हो गई? इट इज ए प्योर सब्सटेंस, इज ए प्योर सब्सटेंस which made up of one or more than one kind of particles like atoms or molecules in a fixed proportion by mass, in a fixed proportion by mass। ये लाइन इंपॉर्टेंट है, मतलब एक फिक्स प्रोपोर्शन बाय मास में वो कंबाइन करते हैं। जैसे एग्जांपल देख लीजिए, हाइड्रोजन एक मॉलिक्यूल है, ऑक्सीजन एक मॉलिक्यूल है, आप ले लीजिए, ये कंबाइन करके आप बनाएगा वाटर। ठीक है, ये हाइड्रोजन एक मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन एक मॉलिक्यूल कंबाइन करके आप बनाया, इसने एक वाटर मॉलिक्यूल बनाया। दूसरा जो कंपाउंड की जो प्रॉपर्टीज होगी वो इसके कंस्टेंट जो पार्टिकल्स हैं हाइड्रोजन ऑक्सीजन उससे डिफरेंट होगी। मतलब जो वाटर की जो प्रॉपर्टी बनी है वो इसके कंस्टेंट पार्टिकल्स हैं, इससे डिफरेंट होगी। वो कैसे होगी, इसी एग्जांपल देख लेते हैं। ऑक्सीजन क्या है? ऑक्सीजन जलने कंबशन में हेल्प करती है, मतलब किसी चीज को जलने के लिए ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट रहती है। और जबकि हम वाटर को देखें तो वाटर क्या है? फायर एक्सटिंग्विशर काम करता है। ठीक है, जो मतलब आग बुझाने का काम करता है। इससे क्या पता चल रहा है, जो कंपाउंड फॉर्म होता है उसकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं उसी कंस्टेंट पार्टिकल से प्रॉपर्टी से डिफरेंट होती हैं। ठीक है, ठीक है। अब देखते हैं केमिकल क्लासिफिकेशन का दूसरा पार्ट, मिक्सचर। ठीक है, कंपाउंड्स से एक बात रह गई है, कंपाउंड दो तरह के होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें जनरली CH बॉन्ड होते हैं और कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, इसके अलावा कार्बन इसमें हाइड्रोजन के साथ साथ नाइट्रोजन भी हो सकती है, ऑक्सीजन भी हो सकती है और हेलोजन्स भी हो सकते हैं। हेलोजन्स में क्या आ जाएगा हमारा? क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, आयोडीन, ये गैसेस आ जाएंगी। ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होगा जिनमें जनरली कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स बिसाइड इसके साथ साथ ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और हेलोजन्स होंगे। ठीक है, और ये जनरली हमें किससे मिलते हैं? प्लांट्स और एनिमल से मिल जाते हैं। ठीक है, जैसे जितने भी लिक्विड हाइड्रोकार्बन्स हो गए, पेट्रोल, डीजल वगैरह, किसी का एग्जांपल है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के। ठीक है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या हो गए? जो जनरली हमें नॉन लिविंग थिंग से मिलते हैं, जैसे रॉक्स, मिनरल्स जितने मिल रहे हैं वो क्या है? इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है, अब देखते हैं मिक्सचर। इनऑर्गेनिक कंपाउंड जनरली जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड होता है वो नहीं होता है। ठीक है, और वो जनरली किससे मिलते हैं? नॉन लिविंग थिंग से मिलते हैं। नॉन लिविंग थिंग जैसे रॉक्स से मिनरल्स वगैरह हमारे मिल रहे हैं। ठीक है, अब मिक्सचर, जैसा कि आपने देखा कि कंपाउंड में क्या था कि दो एलिमेंट कंबाइन, दो और मोर देन वन एलिमेंट्स कंबाइन करके क्या बना रहे हैं? कंपाउंड बना दे रहे हैं, और इन फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाय मास। अगर हम रैंडमली दो चीजों को मिक्स कर दें इन एनी रेशो तो वो क्या हो जाएगा? मिक्सचर। ठीक है, तो मिक्सचर क्या हो गया? इट्स अ मिक्सचर ऑफ टू सब्सटेंस इन विच बोथ द सब्सटेंस मिक्स इन एनी रेशो। ठीक है, क्या हो गया वो? मिक्सचर। क्लियर है? मतलब, और इसकी जो मिक्सचर की प्रॉपर्टीज होगी वो इसके जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज पे डिपेंड करेगी। ठीक है, ठीक है, मतलब मिक्सचर क्या हो गया कि मिक्सचर is a combination of two or more substance in any proportion। ठीक है, in any proportion। ठीक है, मतलब किसी भी प्रोपोर्शन में उनको कंबाइन कर दीजिए, वो क्या बन जाएगा? मिक्सचर। ठीक है, और इसकी जो प्रॉपर्टीज होगी, इसके एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मिक्सचर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मिक्सचर formed is depend upon its constituent particles।
ठीक है, ठीक है। अब मिक्सचर हमारे पास दो तरह के हैं, होमोजेनियस मिक्सचर और हेटेरोजेनियस मिक्सचर। होमोजेनियस मिक्सचर मतलब क्या होता है, जिसमें यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट द सॉल्यूशन। ठीक है, देख लेते हैं। होमोजेनियस दो तरह के देखे थे हमने, होमोजेनियस एंड हेटेरोजेनियस। होमोजेनियस कौन से हो गए, जिसमें यूनिफॉर्म कंपोजिशन होगी थ्रू आउट द सॉल्यूशन, यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट द सॉल्यूशन। और इस यूनिफॉर्म कंपोजिशन क्या बोलते हैं हम, यूनिफॉर्म कंपोजिशन क्या बोलते हैं हम, फेज, मतलब विच हैव सिंगल फेज। ठीक है, इसमें होमोजेनियस क्या होगा, सिंगल फेज होगा। एग्जांपल देख लें, जैसे लिक्विड हाइड्रोकार्बन्स हैं। ठीक है, लिक्विड हाइड्रोकार्बन, जिसमें क्या क्या लिक्विड हाइड्रोकार्बन क्या क्या हो जाता है, उसके अंदर क्या क्या होता है, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, ये सब होता है ना। और इनकी जो पेट्रोल की प्रॉपर्टीज अलग है, डीजल की अलग है, केरोसिन की अलग है। मतलब एक लिक्विड हाइड्रोकार्बन की जो प्रॉपर्टी है इसे कंस्टेंट पार्टिकल से डिपेंड कर रही है। ठीक है, कंपाउंड की तरह नहीं कि एक जो कंपाउंड बना, मतलब एक चीज कंबाइन कर, दो चीज कंबाइन करके तीसरी चीज बन रही है, उसकी प्रॉपर्टी डिफरेंट होगी, ऐसा नहीं होगा इस मिक्सचर केस में। मिक्सचर केस में क्या होगा, जो इसकी प्रॉपर्टीज है इस कांस्टेंट पार्टिकल्स पे डिपेंड कर रही है। जैसे लिक्विड हाइड्रोकार्बन देखा आपने, इसमें क्या क्या है, पेट्रोल, डीजल और केरोसिन ऑयल, इनकी जो प्रॉपर्टीज है डिफरेंट डिफरेंट है। ठीक है, ये हो गया होमोजेनियस मिक्सचर एग्जांपल। हेटेरोजेनियस क्या हो गया, जिसकी जो यूनिफॉर्म कंपोजिशन नहीं होगी, जिसमें यूनिफॉर्म कंपोजिशन नहीं होगी। जैसे स्मोक को ले लीजिए, स्मोक क्या होता है, कार्बन पार्टिकल्स प्लस एयर, कार्बन पार्टिकल्स एयर। मतलब अब देख इसमें ये पता चला है कि स्मोक जो क्या कार्बन पार्टिकल और एयर से मिलकर बना है। अब एयर में कहीं भी जाएंगे, डिफरेंट डिफरेंट एरिया में जो कार्बन पार्टिकल्स हैं उनकी जो कंसेंट्रेशन है एयर के अंदर वो डिफरेंट डिफरेंट होगी। ठीक है, मतलब यूनिफॉर्म नहीं होगी। तो ये किस चीज का एग्जाम्पल हो गया, हेटेरोजेनियस मिक्सचर का एग्जाम्पल। ठीक है, क्लियर। अब हमने देख लिया प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, देख लिया जब प्रॉपर्टीज से करना है, मैटर क्लासिफिकेशन देख लिया। ठीक है, अब अपना तीसरा टॉपिक देखते हैं इसमें, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। ठीक है, देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। अब किसी भी मैटर की दो प्रॉपर्टीज रहती हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, फिजिकल प्रॉपर्टीज आर दोज प्रॉपर्टीज विच कैन बी measured and observed, which can be measured and observed without change in chemical composition or identity. Chemical composition or identity. मतलब वो प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज कौन सी होगी, विच कैन बी मेजर और ऑब्जर्व विदाउट चेंज इन केमिकल कंपोजिशन और आइडेंटिटी ऑफ द सब्सटेंस, आइडेंटिटी ऑफ द सब्सटेंस। ठीक है, एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे इसके, जैसे ऑर्डर हो गया, कलर, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, सेम वे में केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होगी, केमिकल प्रॉपर्टी जिनमें चेंज इन द केमिकल कंपोजिशन, चेंज इन द केमिकल कंपोजिशन, चेंज इन केमिकल कंपोजिशन अक्कर। ठीक है, ठीक है, सब्सटेंस में केमिकल कंपोजिशन में चेंज होगा। एग्जांपल क्या हो गए, एसिडिटी, बेसिसिटी, ठीक है, और क्या होगा, कंबस्टिबिलिटी, कंबस्टिबिलिटी। ठीक है, अब जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है वो क्या है, क्वांटिटेटिव इन नेचर है। क्वांटिटेटिव नेचर कैसे हो गई, क्योंकि उनको हम मेजर कर सकते हैं। ठीक है, तो किसी भी जो, अब ये क्या होगी, क्वांटिटेटिव प्रॉपर्टी, सॉरी फिजिकल क्वांटिटीज क्या होगी, क्वांटिटेटिव क्वांटिटी, मतलब इनको हम मेजर और ऑब्जर्व कर सकते हैं। ठीक है, अब मेजर कर सकते हैं तो इसके क्वांटिटेटिव प्रॉपर्टीज के हमारे दो पार्ट हो गए। इसको आपको देता हूं, तो क्वांटिटी प्रॉपर्टीज के हमारे दो पार्ट हो गए। अब क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टीज को क्या हम मेजर और ऑब्जर्व कर सकते हैं, तो इसलिए इसको हमने क्या कहा, क्वांटिटेटिव प्रॉपर्टी, क्वांटिटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, अब किसी भी क्वांटिटेटिव प्रॉपर्टी के ना दो पार्ट होते हैं, इट हैज टू पार्ट्स। पहला तो क्या है, नंबर, ठीक है, और दूसरा क्या है, यूनिट। फॉर एग्जाम्पल मैं लूँ कि मान लीजिए किसी रोड की लेंथ है 6 मीटर,
ठीक है, तो ये क्या दिखा रहा है, ये नंबर दिखा रहा है, और ये क्या दिखा रहा है, यूनिट। ठीक है, ये क्या दिखा रहा है, नंबर, ये क्या दिखा रहा है, यूनिट। ठीक है, ठीक है। अब इस यूनिट के बेस पे है ना, हमारे दो क्वांटिटीज को हमने दो सिस्टम के अकॉर्डिंग चेक किया था, जैसे कि इंग्लिश सिस्टम और मैट्रिक सिस्टम। ठीक है, अब मैट्रिक सिस्टम, इंग्लिश सिस्टम और मैट्रिक सिस्टम। अब मैट्रिक सिस्टम के अकॉर्डिंग मैट्रिक सिस्टम वाइडली यूज किया गया। क्यों यूज किया, क्योंकि इसमें है ना जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं उनको हम डेसिमल से एक्सप्रेस कर लेते थे। मतलब जो मैट्रिक सिस्टम है वी आर बेस्ड अपॉन दी डेसिमल सिस्टम। अब डेसिमल सिस्टम से मतलब क्या हुआ, यूनिट के बेस में दो सिस्टम थे हमारे, इंग्लिश सिस्टम एंड डेसिमल सिस्टम। अब डेसिमल सिस्टम है ना बहुत यूज किया गया। इसमें क्या था कि इसमें जो इट वॉज बेस्ड अपॉन डेसिमल सिस्टम। अब डेसिमल सिस्टम से क्या मतलब है कि दो जो फिजिकल क्वांटिटीज है, मतलब जो दो इंटरलेटेड फिजिकल क्वांटिटीज हैं, उनको हम इन द पावर ऑफ 10 में एक्सप्रेस कर लेते हैं। ठीक है, मतलब दो फिजिकल क्वांटिटीज हैं जो इंटरलेटेड हो, उनको हम 10 की पावर में रिप्रेजेंट कर लेते हैं। कैसे, जैसे मैं आपको ये बोलूं कि जो 1 किलोग्राम है उसको मैं लिख सकता हूं 1000 ग्राम। ठीक है, इसको मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूं कि 10 की पावर 3 ग्राम। ठीक है, मतलब डेसिमल सिस्टम में रिप्रेजेंट कर दिया मैंने इसको। ठीक है, इन डेसिमल सिस्टम इन पावर ऑफ 10 में रिप्रेजेंट कर सकता हूं। पर इस सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या था इस सिस्टम का, बहुत लंबे टाइम तक ये चला, तो इसका ड्रॉबैक क्या था कि ये सिस्टम जो डू नॉट सुटेबल फॉर फ्रैक्शन, क्वांटिटीज इन फ्रैक्शन, डू नॉट सुटेबल फॉर क्वांटिटीज इन फ्रैक्शन। इससे मतलब क्या हुआ, इस लाइन से मतलब क्या हुआ, जैसे इस लाइन से मतलब ये होगा मेरे भाई कि जैसे कि मान लीजिए कि अब जैसे मैं ये बोलता हूं कि 1/3 किलोग्राम। ठीक है, 1/3 किलोग्राम, इसका मतलब क्या होगा कि ये 333 अप्रोक्सीमेट 33 ग्राम के इक्वल हो गया। ठीक है, 333 ग्राम के इक्वल होगा। अब इसको डेसिमल सिस्टम कैसे प्रेजेंट करेंगे। ठीक है, मतलब जो फ्रैक्शन में क्वांटिटीज आ रही थी उनको हम कैसे फ्रैक्शन रिप्रेजेंट करेंगे, ये डेसिमल सिस्टम का सबसे बड़ा ड्रॉबैक था। ठीक है, तो साइंटिस्ट कम्युनिटी ने इस चीज को दूर करने के लिए एक ऐसा सिस्टम अपनाना चाहा जो पूरा स्टैंडर्डाइज हो, मतलब उसमें जो कोई भी मेजरमेंट हो या कोई भी रिजल्ट आए हमारा एक्सपेरिमेंट का, उसको हम एक स्टैंडर्डाइज वे में एक्सप्रेस कर सकें। ठीक है, तो इसके लिए क्या कंसेप्ट दिया, एसआई यूनिट का। इसके लिए क्या कंसेप्ट दिया उन्होंने, एसआई यूनिट कंसेप्ट दिया। एसआई की फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। एसआई की फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ठीक है, नोट कर दें, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। अब इस इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स को एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, जनरल कॉन्फ्रेंस ऑफ वेट एंड मेजर्स। तो कौन सी कॉन्फ्रेंस थी, कंसेप्ट ऑफ एसआई यूनिट। एसआई यूनिट, इसकी फुल फॉर्म क्या है एसआई की, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। ठीक है, अब इस इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट में क्या था, इसमें एक कॉन्फ्रेंस हुई, एक कॉन्फ्रेंस में इस कंसेप्ट को दिया गया। कौन सी कॉन्फ्रेंस थी, सीसीपीएल, मतलब जनरल कॉन्फ्रेंस ऑफ वेट एंड मेजर्स। इस कॉन्फ्रेंस में ऐसा यूनिट कंसेप्ट दिया गया, ऐसा यूनिट का कंसेप्ट दिया गया, और ऐसा यूनिट के कंसेप्ट के अकॉर्डिंग देयर आर 7 बेस यूनिट्स हैं, 7 बेस यूनिट्स हैं। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग क्या है, 7 बेस यूनिट्स हैं। ठीक है, 7 बेस यूनिट कौन कौन सी है, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, करंट एंड लुमिनस इंटेंसिटी। ठीक है, ऐसा यूनिट कंसेप्ट के अकॉर्डिंग हमारे पास 7 बेस यूनिट्स हैं। अब देखते हैं कौन कौन सी हैं। अभी बताया आपको 7 बेस यूनिट्स, 7 बेस यूनिट्स, 7 बेस यूनिट कौन कौन सी है हमारे पास, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ठीक है, करंट और
ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ठीक है। अब लेंथ का सिंबल क्या है L, मास का क्या है M, टाइम का है T, टेम्परेचर का कैपिटल T, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इस मोल में, करंट का सिंबल क्या है I, ल्यूमिनस इंटेंसिटी का ये, ठीक है, I और स्मॉल v, ठीक है। अब इनकी जो यूनिट रहेगी वो क्या रहेगी, लेंथ का किस यूनिट क्या होगी मीटर, इसकी कितने मास में क्या हो किलोग्राम, टाइम की सेकंड, टेम्परेचर की केल्विन, ठीक है, अमाउंट ऑफ का मोल को यूनिट रहेगी mol मोल, करंट की क्या होगी एम्पियर, और ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैंडेला, क्या है कैंडेला, कैंडेला, और ये क्या है ए से एम्पियर, ठीक है। ऐसे ही सिस्टम के अकॉर्डिंग हमारे पास 7 बेस यूनिट्स ये थी, क्या थी, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, करंट एंड ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ठीक है। हमारी ये 7 बेस यूनिट्स थी, ठीक है। और इन बेस यूनिट से ही हमने कुछ दूसरी यूनिट्स डिराइव की थी, जिनको हम क्या कहते हैं डिराइव यूनिट्स। जैसे डेंसिटी को देख लीजिए, डेंसिटी क्या होती है, मास अपॉन वॉल्यूम, किनसे डिराइव सी, बेस यूनिट से, ठीक है। और इसका जो यूज है, इसका जो 7 बेस यूनिट्स है, कौन कौन सी बनाई हमने, डिराइव यूनिट्स। डिराइव यूनिट्स क्या डेफिनेशन क्या होगी कि जो इन बेस यूनिट से बनाई गई है, ठीक है। डिराइव यूनिट्स को देख लीजिए, वैसे इसको आप फिजिक्स में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। डिराइव यूनिट्स जो मेड फ्रॉम 7 बेस यूनिट से, जैसे डेंसिटी हो गया, ठीक है, वॉल्यूम हो गया, ठीक है। डेंसिटी को देख लीजिए, ये क्या होता है डेंसिटी, मास अपॉन वॉल्यूम, मास की क्या इसकी यूनिट क्या होगी किलोग्राम, इसकी वॉल्यूम कितनी होती है मीटर क्यूब, तो इसकी यूनिट क्या बन जाएगी किलोग्राम मीटर क्यूब, यूनिवर्सल, ठीक है, ठीक है, क्लियर है। अब क्या हुआ कि हम ना आपको डिराइव से पता चल गई होंगी कि डिराइव यूनिट्स कौन सी यूनिट्स हैं जो 7 बेस यूनिट डिराइव की गई है। जैसे हमने देखा डेंसिटी, डेंसिटी क्या है मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है, और उसकी यूनिट क्या हुई किलोग्राम, मास की यूनिट क्या हुई किलोग्राम, वॉल्यूम की यूनिट क्या हुई मीटर क्यूब, उसकी यूनिट क्या बनी किलोग्राम मीटर क्यूब, ठीक है। अब इसके बाद हम देखते हैं कंसेप्ट ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी, ठीक है। अब जितने भी एक्सपेरिमेंट होते हैं, ठीक है, उसमें क्या है कि सपोज आपने कोई एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है, आपने कोई एक्सपेरिमेंट किया, उस एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट कितना आया, सपोज उस एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट आया 6.2, ठीक है। मान लीजिए 3 स्टूडेंट आपकी क्लास में, ठीक है, उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, एक का रिजल्ट आया 6.2, ठीक है। अब जो 2 स्टूडेंट है उनका वो सेम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे, तो मैं ये नहीं कह सकते कि उनका जो रिजल्ट है वो बिल्कुल 6.2 ही आ जाएगा, ठीक है। मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि जो केमिकल एक्सपेरिमेंट होते हैं उनमें जो रिजल्ट होता है वो हमेशा सेम नहीं आता है, ठीक है। उनमें कुछ वैल्यू ऑफ अनसर्टेनिटी आ जाती है, ठीक है, कुछ वैल्यू ऑफ अनसर्टेनिटी आ जाती है। मतलब क्या हुआ कि जब डिफरेंट पीपल एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे तो ये उनकी स्किल पे डिपेंड करता है कि उनका जो रिजल्ट है वो कितना प्रिसाइज होगा और कितना एक्यूरेट होगा, ठीक है। मतलब कुछ अमाउंट ऑफ अनसर्टेनिटी सभी के रिजल्ट के बीच में रहेगी, ठीक है। और इसी मेथड से मतलब ये 6.2 है और अनसर्टेनिटी को ऐड करें तो क्या होगा +-1, ठीक है। ये किस पे डिपेंड करेंगे, प्रिसीजन और एक्यूरेसी पे, ठीक है। अब ये जो अनसर्टेनिटी है इसी से हमारा एक कंसेप्ट जनरेट होता है सिग्निफिकेंट फिगर्स का। इसी से क्या जनरेट हुआ सिग्निफिकेंट फिगर्स, ठीक है। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या हुआ, जिसमें एक डिजिट क्या है सर्टेन है और दूसरा लास्ट डिजिट क्या है वो क्या है अनसर्टेन, ठीक है। मतलब फर्स्ट डिजिट होगा वो तो सर्टेन होगा, अब इसको ऐसे मत कीजिए, फर्स्ट डिजिट क्या होगा सर्टेन होगा और जो लास्ट डिजिट होगा वो अनसर्टेन होगा। ये कंसेप्ट क्या रिप्रेजेंट करता है सिग्निफिकेंट फिगर। अब सिग्निफिकेंट फिगर के कंसेप्ट जानने से पहले हमें 2 टर्म पता होने चाहिए कि प्रिसीजन और एक्यूरेसी, ठीक है। प्रिसीजन क्या है और एक्यूरेसी क्या है। अब एक्यूरेसी से आप क्या समझते हैं, एक्यूरेसी क्या है, इफ द एवरेज वैल्यू ऑफ डिफरेंट मेजरमेंट, if the average value of different measurement is close to the correct value, then the measurement is said to be accurate. इस वाले एग्जांपल से एक्सप्लेन करूँ क्या है कि सपोज आपने डिफरेंट मेजरमेंट की, ठीक है, और उन सबका जो एवरेज है वो आपकी करेक्ट वैल्यू के इक्वल आता है, तो मतलब वो मेजरमेंट क्या हो जाएगी एक्यूरेट, ठीक है। सेम में प्रिसीजन क्या होगा, इफ द मेजरमेंट डन, मतलब प्रिसीजन कैसे बस बताएंगे कि सपोज आपने डिफरेंट मेजरमेंट की, ठीक है,
अब उनमें डिफरेंट मेजरमेंट की आपस में कितनी क्लोजनेस है वो क्या रिप्रेजेंट करती है, प्रिसीजन रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, इसका एक एनसीईआरटी में एग्जांपल है, उस एग्जांपल को लेकर समझा देता हूं आपको। एनसीईआरटी में एग्जांपल दिया है, उसी को एक्सप्लेन करता हूं। आपका एग्जांपल दिया है, इसे रब कर देता हूं। उन्होंने एक डायग्राम बना दिया है और इसको मैं एक्सप्लेन करता हूं कि इसी से आपको पता चल जाएगा कि एक्यूरेसी क्या है और प्रिसीजन क्या है। ठीक है, एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया जिसकी ट्रू वैल्यू है, एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया जिसकी ट्रू वैल्यू है 2। ठीक है, 2.00। ठीक है, अब 3 स्टूडेंट थे जिन्होंने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। ठीक है, स्टूडेंट ए, स्टूडेंट बी और स्टूडेंट सी। ठीक है, अब फर्स्ट स्टूडेंट की जो ऑब्जर्वेशन आई वो थी 1.95, 1.93 और इनकी एवरेज वैल्यू कितनी आई 1.94। स्टूडेंट बी ने किया तो इसकी ऑब्जर्वेशन क्या थी 1.94, 2.05 और इसकी एवरेज वैल्यू कितनी आई 1.995। अब स्टूडेंट सी है, इसकी ऑब्जर्वेशन क्या आई 2.01, 1.99 और इसकी एवरेज वैल्यू कितनी है 2.000। अब ये एग्जांपल है एनसीईआरटी का ही। मैंने एनसीईआरटी क्यों लिया कि आप लोग एनसीईआरटी को ही रेफरेंस लेके चलिएगा। एनसीईआरटी की एक एक बात को मैं कोशिश करूंगा आपको क्लियर करवा दूं। ठीक है, अब एग्जांपल को देखिए। अब इस जो एक्सपेरिमेंट किया उसकी जो ट्रू वैल्यू है वो 2 है। यहां तक क्लियर? उसकी ट्रू वैल्यू क्या है 2। ठीक है, मतलब जो हमारी ऑब्जर्वेशन है अगर वो 2 के इक्वल आ रही है तो हमारा जो रिजल्ट होगा वो ठीक होगा। ठीक है, अब स्टूडेंट ए को देखिए। अब इसकी ऑब्जर्वेशन क्या है 1.95, 1.93। ठीक है, उसकी एवरेज कितनी आई 1.94। ठीक है, अब ये क्या है, जो एवरेज है वो ट्रू वैल्यू से तो मैच नहीं कर रही है, मतलब ये एक्यूरेट तो नहीं है, एक्यूरेट नहीं है। क्योंकि एक्यूरेसी की डेफिनेशन क्या थी, इफ द एवरेज वैल्यू ऑफ डिफरेंट मेजरमेंट इज क्लोज टू द करेक्ट वैल्यू। ये तो बहुत दूर है, ये 1.94, ये 2.00, ये 1.940 है, ये 2.000, बहुत दूर होगी। मतलब ये जो रिजल्ट है ये एक्यूरेट तो है नहीं बट प्रिसाइज है। क्यों प्रिसाइज है? क्योंकि इनके बीच का डिफरेंस देखिए 1.95, 1.93। ठीक है, मतलब ये प्रिसाइज है। प्रिसाइज का मतलब क्या था, द क्लोजनेस बिटवीन द 2 डिफरेंट मेजरमेंट, मतलब कितना वो क्लोज दिखा रहा है। ठीक है, यहां से पता चलता है 1.95, 1.93 बहुत क्लोज है, इनमें 0.02 का अनसर्टेनिटी है, चलेगा। तो ये क्या हो गया प्रिसाइज। ठीक है, अब दूसरे स्टूडेंट को देखिए, इसकी ऑब्जर्वेशन क्या थी 1.94, इसकी ऑब्जर्वेशन दूसरे में 2.05। ठीक है, और इनकी एवरेज वैल्यू कितनी बनी 1.995। अब इन दोनों में प्रिसीजन भी नहीं है क्योंकि तो बहुत क्लोजनेस है ही नहीं, तो ये प्रिसीजन है ही नहीं। और रिजल्ट क्या है, रिजल्ट भी एक्यूरेट नहीं है, तो मतलब ये नाइदर एक्यूरेट नॉट प्रिसाइज। क्लियर? अब तीसरा देखते हैं, तीसरी मेजरमेंट क्या है, ये 2.01 है। इसकी मेजरमेंट कितनी 2.01 और इसकी मेजरमेंट कितनी 1.99 और जो रिजल्ट कितना आया 2। तो ये तो बिल्कुल इक्वल है ट्रू वैल्यू के, मतलब एक्यूरेट तो है ही और प्रिसाइज भी है क्योंकि बिल्कुल क्लोज है, तो ये प्रिसीजन भी। ठीक है, मतलब फर्स्ट मेजरमेंट क्या है, एक्यूरेट है बट प्रिसाइज, सॉरी एक्यूरेट नहीं है बट प्रिसाइज है। दूसरी मेजरमेंट क्या है, नाइदर प्रिसीजन है नॉर एक्यूरेसी है। ठीक है, और तीसरी मेजरमेंट क्या है, एक्यूरेसी भी है और प्रिसीजन भी है। क्लियर हुआ कंसेप्ट एक्यूरेसी प्रिसीजन का? तो एक्यूरेसी दोबारा बताता हूं, एक्यूरेसी क्या होती है कि इफ द एवरेज वैल्यू ऑफ डिफरेंट मेजरमेंट इज क्लोज टू द करेक्ट वैल्यू, वो क्या होगी एक्यूरेसी। ठीक है, सॉरी, वो क्या होगी एक्यूरेसी। और प्रिसीजन क्या होगा कि डिफरेंट मेजरमेंट में जो क्लोजनेस होती है वो क्या रिप्रेजेंट करती है प्रिसीजन। ठीक है, इसको मैं एक एग्जांपल और बता सकता हूँ कि जैसे कि साइड की आपने मूवी देखी होगी, बड़ी अच्छी मूवी है, देखिएगा उसको। ठीक है, आप सपोज वो जो शूटर दादियां थी वो मान लीजिए निशाना यहाँ लगाती 1, 2, 3, 4। ठीक है, बुल साई ये है, अगर वो यहाँ लगाती तो क्या एक्यूरेट होता। ठीक है, अब ये बहुत दूर दूर है तो ये प्रिसाइज भी नहीं है, मतलब ये कंडीशन प्रिसाइज भी नहीं है। ठीक है, अगर मान लीजिए दादी अब यहाँ लगाती, ये चारों जो अपने शूट थे वो यहाँ लगाती, तो ये प्रिसाइज है, ये प्रिसाइज है बट एक्यूरेट नहीं है क्योंकि ये बुल साई यहाँ है, अगर यहाँ लगती तो बिल्कुल एक्यूरेट होती। ठीक है, अब लास्ट रिजल्ट देखिए कि अगर दोनों दादियां यहाँ पे टिक करती, मतलब बुल साई के यहाँ पे उनकी जो शूटिंग थी वो यहाँ पे बुल साई पे लगती, तो ये क्या होती प्रिसीजन भी होता और एक्यूरेसी भी होती। ठीक है, समझ में आ रहा है कंसेप्ट? मतलब जैसे ये पहला केस देखिए, ये देखिए कि ये बिल्कुल दूर दूर है, बुल साई पे लगता तो बिल्कुल एक्यूरेट होता, अब ये बिल्कुल दूर दूर है तो प्रिसीजन भी नहीं है। क्लियर? और यहाँ पे देखिए अभी एक्यूरेट तो है नहीं क्योंकि बुल साई पे लगता तो एक्यूरेट होता, अब ये तो पास पास है तो इसलिए प्रिसीजन है इसमें। ठीक है,
और जब लास्ट में जो फ्यूटर डाली उन्हें बिल्कुल ही बीच में मारा तो वो एक्यूरेट भी है और प्रिसीजन भी, ठीक है, वो भी बहुत अच्छे देखिएगा, ठीक है। आई थिंक यहां से आपको समझ में आ गया होगा एक्यूरेसी क्या है और प्रिसीजन क्या है, ठीक है। अब देखते हैं सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है, रब करते हैं सिग्निफिकेंट फिगर। सिग्निफिकेंट फिगर तो आपको बता दिया कि कुछ अमाउंट ऑफ अनसर्टेनिटी हमारे एक्सपेरिमेंट में रहती ही है, ठीक है। तो इसके कुछ हमारे रूल्स है सिग्निफिकेंट फिगर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए। रूल्स फॉर डिटरमाइनिंग सिग्निफिकेंट फिगर्स, रूल्स फॉर डिटरमाइनिंग सिग्निफिकेंट फिगर्स, ठीक है। पहला रूल क्या है, ऑल नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट, ठीक है। ऑल नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट, इसका मतलब क्या हुआ, जैसे कि 1 2 3 4 जितने भी नॉन जीरो डिजिट है वो क्या होंगे, सिग्निफिकेंट। मतलब इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हुए, 4, क्लियर। दूसरा क्या है, ऑल zeros in between non-zero digit, all zeros in between non-zero digits are significant, all zeros in between non-zero digit are significant। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे कि मैं एग्जांपल ले रहा हूँ कि 1004, ठीक है। अब इसमें जीरोस है, मतलब 1 2 3 4, अब ये जीरो क्या है, इन नॉन जीरो डिजिट के बीच में है, तो इसलिए ये भी क्या होगी, सिग्निफिकेंट हो जाएगी। मतलब कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हुए, 4। एग्जांपल ले लेते हैं 2703, ठीक है, इसमें कितने हुए, 4। एग्जांपल लेता हूँ 2703, ऐसे में कभी बताऊंगा इसमें कितने हुए, 4। मतलब जीरो है, नॉन जीरो डिजिट के बीच में है, क्लियर, ठीक है। अब तीसरा देखते हैं